नमस्कार, मैं पंकज कुमार। भारत में 80 करोड़ लोग 2 वक्त की रोटी के लिए सरकार के मुफ्त राशन पर निर्भर रहने के लिए मजबूर है। यहाँ 60% आबादी रोज़ कमाती और रोज़ खाती है। ऐसे में कोरोना के बाद महज 4 घंटे की नोटिस पे तालाबंदी लागू करना उनके लिए ऐसा कदम था मानो तालाब में मछली भरी हो और अचानक पानी खत्म हो जाए। और यहीं से शुरू हुआ भूख, भय और पलायन की एक अंतहीन त्रासदी। मैं यह इसलिए कह रहा हूँ कि समय बीतने के साथ तालाबंदी के फैसले का तटस्थ विश्लेषण किया जा सके। तालाबंदी के दौरान घर में रहना है, जबकि देश में लाखों लोग बेघर हैं। अर्थशास्त्र जब सत्ता के आगे घुटना टेक देती है तो कुछ आश्चर्यजनक आंकड़े और पैमाने बनते हैं। जब भी सरकार गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या बताती है तो उस पर बहुत बहस होती है। नीति आयोग के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या घटकर 15% रह गई है। अब कुल 24 करोड़ 8 लाख लोग बीपीएल श्रेणी में हैं। भारत में लगभग 60% लोग प्रतिदिन $3.10 यानी 258 रुपये 41 पैसे से कम पर जीवन यापन करते हैं। यह विश्व बैंक द्वारा निर्धारित औसत गरीबी रेखा है। वहीं 21% यानी 25 करोड़ से अधिक लोग प्रतिदिन $2 यानी 166 रुपया 71 पैसे से भी कम पर जीवित रहते हैं। आप इस बात को लेकर बहस कर सकते हैं कि यह गरीबी रेखा नहीं बल्कि भूखमरी रेखा है। यदि गरीबी कम नहीं कर सकते तो गरीबी रेखा को तो कम कर सकते हैं। ये अलग बात है कि इस तरह का पैमाना बनाने वाले शायद एक दिन भी इस पैमाने में न रह पाए। लेकिन इस पैमाने के हिसाब से भी देश में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं और 60% लोग रोज़ कुआं खोदते हैं और रोज़ पानी पीते हैं, यानी प्रतिदिन कमाने और खाने वाले लोग हैं। सुबह कमाएंगे तो शाम खाना खाएंगे। उनके लिए तालाबंदी का मतलब है जैसे तालाब में मछली भरी हो और पानी अचानक खत्म हो जाए। इनके सामने जीवन का संकट खड़ा हो गया। कोरोना से तो शायद बच भी जाएं, लेकिन भूख इन्हें लील लेगी। 28 लाख से ज़्यादा बिहार के छात्र, कामगार और अन्य लोग फंसे हुए हैं। दूसरे राज्यों में 4.7 लाख लोग बिहार के सिर्फ दिल्ली में फंसे हुए हैं। देश भर में 13 करोड़ 9 लाख प्रवासी कामगार होने का अनुमान देश भर में है, जिसमें 92% प्रवासी मजदूर पुरुष और 8% महिलाएं हैं। 92% के करीब इसमें असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं, जिस पर तालाबंदी का असर किसी त्रासदी से कम नहीं है। ऐसे भी नहीं है कि भारत में अकाल महामारी जैसी आपदा पहली बार आई है। 1943 में जब बंगाल में अकाल पड़ा तब देश के गोदाम में चावल भरा पड़ा था, पर तब की सरकार ने भूखों की मदद करने से इनकार कर दिया, जिससे लाखों लोगों ने सड़कों पर दम तोड़ दिया। तत्कालीन ब्रिटिश सरकार पर अर्थशास्त्री एडम स्मिथ की किताब द वेल्थ ऑफ नेशंस का जादू चल रहा था और उन्होंने लेसेज फेयर यानी राज्य द्वारा बाजार में हस्तक्षेप नहीं करने के सिद्धांत को आंख मूंद कर पालन कर रहे थे। गोदामों में बंद खाद्यान्न इसलिए भूखी जनता के लिए उपलब्ध नहीं कराए गए कि यह लेसेज फेयर के खिलाफ था और माना गया कि जहां मांग होगी वहां बाजार खुद ही आपूर्ति करेगा। 1943 के बंगाल अकाल के समय तो द्वितीय विश्व युद्ध से ने भी सरकार की प्राथमिकता बदल दी थी। राज्य ने किसानों को सस्ता अनाज उपलब्ध कराने की जगह उन्हें मर जाने दिया। बाजार में मांग तो थी, पर जनता के बीच क्रय शक्ति नहीं थी। आज भी जब नंदलाल बसु के बंगाल के अकाल पर पेंटिंग्स देखिएगा, जिसमें इस अकाल का बेहद मार्मिक चित्रण किया गया है। पानी के नल के पास खाली कटोरा हाथ में लिए भूखा प्यासा आदमी, बाल खरा, छाती पिंजरे के समान, पेट पीठ में धंसा हुआ, आँख बेबसी और लाचारी में पथराई हुई, बैठने में लाचार और भूख की तरफ को बुझाने के लिए
पानी पीने की कोशिश करता हुआ। ठीक उसी के बगल में लाचारी से देखता एक कुत्ता और बगल में उसके सामने मरने का इंतज़ार करता कौआ अकाल की विभीषिका को बयां करता है। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन अपने कल्याणकारी अर्थशास्त्र में कहते हैं कि अकाल सिर्फ खाद्यान्न की कमी के कारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र, सूचना, परिवहन की कमी, पारदर्शी प्रशासन के अभाव में होती है। लोकतंत्र जहां लोक अभिमुख होती है, अकाल जैसी समस्या नहीं होती। इस बार लोकतांत्रिक सरकार है। तालाबंदी के दौरान संक्रमितों के लिए चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई, क्वारंटाइन सेंटर और आइसोलेशन वार्ड बनाए गए, लोगों की जांच की गई और ठीक होकर घर भी गए। चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था ने उम्मीद से अधिक सक्रियता दिखाई। प्रशासन, पुलिस मुस्तैद दिखे। गरीबों के खाते में पैसा और अनाज भी गया। बावजूद इसके जब करोड़ों गरीब और प्रवासी मजदूरों को तालाबंदी का आदेश सुनाया गया तो उनका जीवन बीच भंवर में फंस गया। इसके बाद शुरू हुआ रोज़ नए नए नियम, दावे प्रतिदावे। गरीबों को, मजदूरों को जो घर से दूर राशन कार्ड नहीं था, बैंक खाते नहीं थे, उन्हें भी सहायता पहुंचाने का वादा और दावा किया गया। घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर लोगों को खाने की व्यवस्था की बात हुई। ये सब चीज़ हुआ भी और नहीं भी हुआ। 62% कर्मचारियों को सरकार की ओर से दी जा रही आपात मदद की जानकारी नहीं। वहीं 37% लोगों को यह पता नहीं था कि मदद एवं राहत योजनाओं का लाभ लेने की क्या प्रक्रिया है। अर्थशास्त्री जांद्रेस कहते हैं कि सिर्फ झारखंड में ही 7 लाख गरीब हैं जिनका कोई राशन कार्ड नहीं है। शीर्ष अदालत ने ऐसे लोगों को राशन देने पर विचार करने को कहा जिसके पास राशन कार्ड नहीं है। ये हाल सिर्फ झारखंड का ही नहीं है, कमोबेश सभी राज्यों का है। एक अध्ययन के मुताबिक महाराष्ट्र में लगभग 1 करोड़, उत्तर प्रदेश में 75 लाख, तमिलनाडु में 68 लाख, गुजरात में 52 लाख, पश्चिम बंगाल में 47 लाख और दिल्ली में 42 लाख गैर कृषि कामगार खाली हाथ बैठे हैं। जैसे ही तालाबंदी की घोषणा हुई, मध्य वर्ग भविष्य की आशंका से घिरे। सामानों की खरीदारी के लिए दुकानों पर उमड़ पड़े। सरकार की घोषणा कि आवश्यक सामानों की आपूर्ति बाधित नहीं होगी, बावजूद इसके सक्षम वर्ग सामानों से अपना घर भरने लगा। जरूरी खाद्य पदार्थों की कालाबाजारी होने लगी। साथ ही सरकार द्वारा कालाबाजारी करने वाले व्यापारी को सजा देने की घोषणा भी की गई। जैसे ही गरीबों के खाते में पैसा भेजने की घोषणा हुई, बैंकों में लोगों की भीड़ बढ़ गई। शारीरिक दूरी बनाए रखने की बात बेमानी हो गई। बैंक कर्मचारी भी हलकान होते रहे और बैंकों के सामने दिन भर लाइन लगी रही। इसके बाद जो अंतहीन सिलसिला एक बार शुरू हुआ, देश के कोने कोने में फैले प्रवासी मजदूर जब भूख, भय और असुरक्षा के कारण तालाबंदी की मार से सड़क पर आए, वह ना जाने कब थमेगा। इस बीच रोज़ नए नए फरमान आते गए। इन लाचार बेबसों की परेशानी बढ़ती गई। 25 मार्च 2020 को तालाबंदी की घोषणा देश के इतिहास में इन मजदूरों के लिए काला अध्याय है। इससे पहले इस तरह की आंतरिक पलायन भारत के इतिहास में सिर्फ 2 बार हुआ है। पहला मध्यकाल में जब मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था, तो हज़ारों लोग रास्ते में पैदल चलते हुए मर गए थे। शासक अपनी मुट्ठी भर लोगों के साथ दौलताबाद पहुंच पाए थे। दूसरा उदाहरण भारत की आज़ादी और उसके बाद हुआ विभाजन। इसमें भी लाखों लोगों को इधर से उधर जाना पड़ा था। इस आंतरिक अफरा तफरी में जिसमें कितनों के परिवार छूटे तो कितने जीवन भर अपने नाते रिश्तों से नहीं मिल पाए, इस अराजकता का दर्द अभी भी चुभता है। ये दोनों घटना अलग अलग हैं, लेकिन परिस्थितियां एक जैसी है। जब सभी तरह के साधन बंद हो गए तो लोग देश के एक छोर से दूसरे छोर तक पैदल हो लिए। अब इस बात का कोई मतलब नहीं रह गया कि कौन कितने 100 किलोमीटर का सफ़र तय किया, किसके साथ क्या हुआ। मजबूरी थी, कौन पहुंच पाया, कौन शहीद हुआ। हमने सुना था कि दशरथ मांझी ने बिहार से के गया स्टेशन से दिल्ली पैदल यात्रा की
और पहाड़ तोड़कर रास्ता बनाया और जीवन भर उपेक्षित रहने के बाद अंत में उन्हें सम्मानित किया गया था। लेकिन आज उन्हीं की सुनाई कहानी कि एक चिड़िया समुद्र के किनारे अपना घोंसला बनाकर रह रही थी। समुद्र भी उसे सुरक्षा का वादा, प्यासा होने पर पानी और भूखे होने पर जल जीवों से अपना भूख मिटाने का भरोसा दिया था। लेकिन यह क्या, एक दिन समुद्र की लहर ही उस पक्षी के घोंसले को अपने लहर के साथ बहाकर ले गया। यह देखकर पक्षी समुद्र के पास आया और बोला, तुम मेरा घोंसला मुझे वापस कर दो, नहीं तो मैं तुझे सुखा दूंगा। समुद्र यह सुनकर मुस्कुराया। पक्षी को क्रोध आया और उसने अपने चोंच से समुद्र का पानी भरकर फेंकने लगा। समुद्र फिर भी निश्चिंत था, लेकिन पक्षी के इस लगन को देखकर पूरे कायनात उसके साथ हो गया और अंत में पक्षी समुद्र को सोखने में सफल रहा। आज दशरथ मांझी के पक्षी का घोंसला तो उजड़ गया है, कायनात भी उसके साथ नहीं है। दिन रात सड़कों पर भूख प्यास से हलकान ये लोग निरंतर चले जा रहे हैं, लेकिन मीडिया, सरकार और समाज किसी को यह दिखाई नहीं दे रहा है। बावजूद इसके जब यह घर पहुंच रहे हैं तो कई जगह तो कोविड-19 का संभावित कारण मानकर इनका सामाजिक बहिष्कार कर रहे हैं या इन्हें खदेड़ दे रहे हैं, जैसे इन्होंने कोई जघन्य अपराध या पाप किया हो। सरकार से लेकर कई सारे खाते पीते मध्यम वर्ग इन गरीबों से ऐसे घृणा कर रहे हैं जैसे वे तालाबंदी को नाकाम करने के लिए भूखे और बेघर रहने का षड्यंत्र कर रहे हैं। कुछ को यह लग रहा है कि गरीब लोग कोविड-19 आने की खुशी में पिकनिक और जश्न मनाने निकल पड़े हैं, जबकि सारा देश यानी मध्यम वर्ग घर में बैठकर युद्ध लड़ रहे हैं। आज कोरोना के संकट काल में रोजी रोटी के अभाव में बड़े शहरों से पलायन करने वाले करोड़ों मजदूर जिस अमानवीय त्रासदी से दो चार हैं, उसे भी इतिहास याद रखेगा। दिल्ली में 6 बजे सुबह से दोपहर के खाने के लिए लगी लंबी कतारें, और जब वहाँ भी खाना नहीं मिला तो आम लोग और लंगर आगे आए और इन मज़दूरों का सहारा बनी। तालाबंदी के बाद हमें हर सड़क पर इन गरीबों की अंतहीन पदयात्रा शुरू हो गई, जो शुरू हुई तो हुई पर ना जाने कब ख़त्म होगी। भूखमरी से बचने के लिए अपने अपने गांव और घरों की तरफ दौड़ रहे थे। हज़ारों किलोमीटर। किसी के सिर पर बक्से लदे हुए हैं, किसी के गोद में 2-2 बच्चे थे, तो कोई 7 माह की गर्भवती माँ, कोई बैसाखी के सहारे चल रहा था। औरतें चलती हुई हाँफती दिख रही थी। एक 90 साल की बूढ़ी अम्मा भी लाठी टेकते हुए दिल्ली की सड़कों पर चल रही थी। उन्हें राजस्थान में अपने गांव जाना था। मालूम नहीं वह पहुंची भी या नहीं। दिल्ली नोएडा सड़क पर 5 दिन पहले एक बच्ची को जन्म दे चुकी महिला और भूख से दहाड़ मारती उसकी चित्कार मानवता को शर्मसार कर रही थी। मगर लोग इस उम्मीद में पैदल, साइकिल से, ट्रक, ट्रैक्टर में छुपकर इसलिए हज़ारों किलोमीटर दूर अपने घर की ओर निकल पड़े कि कभी तो पहुंच ही जाएंगे। लेकिन सब लोग इतने भाग्यशाली नहीं थे। महाराष्ट्र से जब तबराक अंसारी उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के लिए साइकिल से निकले तो रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। लेकिन कोई तेलंगाना से 1700 किलोमीटर चलकर मजदूर महाराष्ट्र पहुँचे तो जैसलमेर से 1800 किलोमीटर चलकर बिहार। पैदल चलते इन मजदूरों को सरकार इनके लिए क्या कदम उठा रही है पता नहीं, लेकिन इन्हें रास्ते में अपने जैसे लोगों के कदम ही दिख रहे हैं और ये मजदूर इन्हीं कदमों के सहारे चलते चले जा रहे हैं। ये अलग बात है कि रास्ते में गैर सरकारी संगठन दयालु लोगों की बदौलत कहीं खाना तो कहीं पानी की व्यवस्था की जा रही थी। वैसे सरकार भी इन लोगों को खिलाने की व्यवस्था का दावा कर रही है। फिर सरकार को याद आई और घोषणा की गई
कि इन मज़दूरों को विशेष ट्रेन द्वारा लाया जाएगा। इसके साथ ही शुरू हुआ सियासत, अफवाह और मृगमरीचिका का खेल। ट्रेन खुलने से पहले अफवाह फैलने लगी और देखते ही देखते मुंबई स्टेशन पर हजारों मजदूर जमा हो गए। इन्हें सोशल मीडिया द्वारा पता चला कि मुंबई से अन्य राज्यों के लिए ट्रेन खुलने वाली है। इसी तरह सैकड़ों प्रवासी मजदूर शुक्रवार को बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर उमड़ पड़े और उन्होंने अपने अपने राज्य भेजे जाने की मांग की। वे यह जानकर रेलवे स्टेशन पर उमड़ पड़े कि कर्नाटक सरकार उन्हें गृह राज्य भेजने के लिए विशेष ट्रेन चलाएगी। इनमें से ज़्यादातर मजदूर यूपी, बिहार और झारखंड के थे। पुलिस की अपील के बावजूद मजदूर स्टेशन पर डटे रहे। 28 अप्रैल 2020 को सूरत में प्रवासी मजदूर और पुलिस के बीच झड़प देखने को मिली। इसके बाद पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लेते हुए 300 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। इनमें अधिकतर सूरत में रहने वाले प्रवासी मजदूर हैं। अभी भवानी प्रसाद मिश्र होते तो इन प्रवासी मजदूरों की तरफ से कहते, जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख और इसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्ति, पेट पीठ मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक टेक, लिखने के कारण शायद उन्हें सबसे बड़ा राष्ट्र विरोधी घोषित कर दिया जाता। इसी समय प्रवासी मजदूरों के रेल टिकट पर सियासत भी गरमाई। सरकार ने कहा कि रेलवे किराए में 85% सब्सिडी दे रहे हैं, शेष 15% राज्यों को चुकानी होगी। वहीं रेल मंत्रालय इन सब बातों को लेकर चुप रही। इसी बीच सूरत से उड़ीसा, राजस्थान के लिए 27 अप्रैल 2020 को बस खुली तो एक एक आदमी से 3 से 4 हज़ार रुपये वसूले गए। जो प्रवासी अपने परिवार के साथ थे उन्होंने 18 से 20 हज़ार किराया चुकाया। और जब बस खुली तो सरकार के सांसदों ने झंडी दिखाकर इसकी रवानगी का फ़ोटो खिंचवाया। जब सरकार ने सड़क मार्ग पर पुलिस लगा दी तो लोगों ने सुनसान और पैदल मार्ग से रेल की पटरी के सहारे ही अपनी मंजिल की ओर जाने लगे। इसी समय मजदूरों को पता चला कि भुसावल से श्रमिक स्पेशल ट्रेन मध्य प्रदेश जाएगी। भला प्रशासन यह कब से सोचने लगा कि श्रमिक भुसावल पहुंचेंगे कैसे, जबकि तालाबंदी चालू है। 20 मजदूर जालना से भुसावल रेलवे स्टेशन रेल की पटरी के साथ साथ चल पड़े। मुख्य मार्ग पर पुलिस के दबाव के कारण ये मजदूर रेल पटरी और पत्थर के बीच किसी तरह भुसावल की ओर चल पड़े। उन्हें भुसावल स्टेशन पर पहुंचने के लिए 150 किलोमीटर चलना था। जालना से 35-40 किलोमीटर का सफ़र पैदल तय कर और औरंगाबाद के करमाड इलाके में पहुंचने पर जब हिम्मत जवाब देने लगी तो मज़दूर वहीं आराम करने का फ़ैसला किया। कुछ खुशकिस्मत मज़दूरों को छोड़ बाकी ट्रैक पर ही सो गए। सुबह के वक्त ठंडी हवा के झोंके में गहरी नींद में चले गए और मालगाड़ी ने 16 मज़दूरों को कुचल दिया और दोबारा इन्हें आँख खोलने का मौका नहीं मिला। मारे गए मज़दूरों की उम्र 21 से 45 वर्ष के बीच थी, जो मध्य प्रदेश के शहडोल, कटनी, मंडला और उमरिया जिले के रहने वाले थे। इस हादसे से जुड़ा एक चित्र ऐसा था जिसे भुलाना कठिन है। रेलवे ट्रैक के बीच में खून से सनी रोटियां पड़ी थीं। इन्हीं रोटियों को कमाने वो मज़दूर इतनी दूर आए थे। इन्हीं रोटियों के सहारे वे अपने गांव लौट रहे थे और इसी रोटी के आस में वे मारे गए। घटनास्थल पर छत बिछत शवों के बीच मज़दूरों के कपड़े और सूखी बिखरी पड़ी रोटियां ये बता रही थी कि मज़दूर पिछले 1-1.5 माह से कैसे गुजारा कर रहे थे। ठीक मंटो की कहानी खोल दो की तरह, जिसमें भारत विभाजन के बाद
दंगे के समय एक पिता और पुत्री सफ़र कर रही थी, लेकिन बीच में पिता अपने पुत्री को गायब पाता है। काफ़ी खोजबीन के बाद भी बेटी नहीं मिली। अचानक 1 महीने के बाद पिता को बेटी घायल अवस्था में सड़क के किनारे मिली। उसे अस्पताल ले जाया गया। भर्ती के बाद डॉक्टर अपने सहयोगी से बंद कमरे के खिड़की की ओर इशारा कर कहा, खोल दो। जैसे ही बेहोश लड़की के कान में खोल दो शब्द गया, वह अपने सलवार की रस्सी यानी जिप खोलने लगी। यहाँ हालात का वर्णन नहीं है, लेकिन विगत 1 महीने में लड़की खोलने का मतलब अपना कपड़ा खोलना समझने लगी थी। ठीक इसी तरह मजदूर के जीवन का मतलब रोटी, जीवन रोटी के लिए और मौत रोटी की आस में। एक तरफ देशव्यापी तालाबंदी के कारण फैक्ट्रियों में कामकाज बंद हो जाने के कारण मजदूर अपने घर जाने को मजबूर हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ छोटी मोटी जांच की बात होगी। इन पटरियों पर गश्त लगाने वाले दल कहाँ थे? लोगों को पटरियों से दूर क्यों नहीं रखा गया? मालगाड़ी की रफ्तार औसत से तेज क्यों थी? फिर कुछ दिनों के बाद सब कुछ भुला दिया जाएगा। इस घटना के साथ एक और हादसे हैं। लखनऊ में मेहनत मजदूरी कर जिंदगी पालने वाले कृष्णा साहू अपनी पत्नी और 2 बच्चे के साथ सैकड़ों किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ अपने गांव जाने लगा। कोई जरिया न मिला तो सबको साइकिल पर बिठाया और निकल पड़े, लेकिन नियति को यह मंजूर नहीं था। एक तेज गति वाहन ने उसको रौंद डाला। पति पत्नी ने सड़क पर ही दम तोड़ दिया, जबकि उनके 2 मासूम को मृतक के भाई पालने का जिम्मा लिया है। यहाँ मरने वाले की संख्या 2 है, इसलिए शायद यह चर्चा में नहीं आ पाएगा। मजदूरों की मौत महज एक संख्या भर है। इसी बीच प्रवासी मजदूरों की वापसी को लेकर सियासी संग्राम भी छिड़ गया है। गृह मंत्री अमित शाह बोले, पश्चिम बंगाल सरकार ट्रेन को आने की मंजूरी नहीं दे रही है। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि यात्रियों को लाने के लिए 8 ट्रेनें तैयार है। मजदूरों को हरियाणा, तेलंगाना और कर्नाटक सरकार की ओर से इन्हें रोकने का आग्रह है। अपने गृह जिला पहुंचने पर क्वारंटाइन सेंटर की अव्यवस्था से वहां रह रहे मजदूरों के भागने की भी खबर है। फिर एक बार लुधियाना में अफवाह स्पेशल ट्रेन को लेकर फैलने के कारण भारी संख्या में मजदूर स्टेशन पर जमा हो गए, तो बिहार के मुख्यमंत्री इन मजदूरों का दक्षता सर्वे कराकर रोजगार देने की बात कह रहे हैं। मजदूर के जीवन का मतलब है रोटी, जीवन रोटी के लिए और मौत भी रोटी के आस में। आप देख रहे हैं पंकज का संवाद पटना की रेल पटरियों के बीच से। नमस्कार, मैं पंकज कुमार।